नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे 12th के सोशियोलॉजी का जो फर्स्ट बुक है भारतीय समाज, उसका चैप्टर 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। पहला चैप्टर जो है वो मूल्यांकन के लिए नहीं है, उसमें से पेपर नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला जो है हमारा यही चैप्टर होगा, चैप्टर 2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कर जनसांख्यिकी क्या है, जनसांख्यिकी होता क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले कर है जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन, जनांकिकी कहलाता है। यानी कि अगर हम जनसंख्या का एक सुव्यवस्थित ढंग से यानी एक तरीके से जब हम उसको पढ़ते हैं या उसका अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जनांकिकी कहते हैं। ठीक है, जनांकिकी को अंग्रेजी भाषा में डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी का मतलब होता है, यह यूनानी शब्द का जो है कि यूनानी भाषा का एक शब्द है। ठीक है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस अर्थात लोग और ग्राफिन यानी कि वर्णन, यानी कि जो लोगों का वर्णन करता हो उसे क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। यानी कि जनसांख्यिकी में हम क्या करते हैं, लोगों का अध्ययन करते हैं, लोगों के वर्णन करते हैं। ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं जन्म दर के बारे में, मृत्यु दर के बारे में, प्रवचन के बारे में, या प्रवचन नहीं होगा प्रवचन होगा। ठीक है, लिंगानुपात के बारे में पढ़ते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, विस्तार से अध्ययन करते हैं। क्लियर है। आने की जनसांख्यिकी क्या होता है, जनसंख्या का सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ना, अध्ययन करना जनांख्यिकी कहलाता है। अंग्रेजी में जो है कि उसे डेमोग्राफी कहते हैं, जो कि यूनानी भाषा का एक शब्द है, डेमोस से बना हुआ है। डेमोस जो होता है उसका मतलब होता है लोग, ग्राफिन का मतलब होता है वर्णन, यानी लोगों का वर्णन, जिसमें हम जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और लिंगानुपात के बारे में, साक्षरता दर के बारे में, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्लियर है, जनसांख्यिकी समझ में आया। आगे बढ़े। देखिए, अगला है जनांकिकी के प्रकार। जनांकिकी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहला होता है आकारिक जनसांख्यिकी और दूसरा होता है सामाजिक जनसांख्यिकी। आकारिक में हम क्या करते हैं, जनसंख्या के आकार का अध्ययन करते हैं, कितने लोग रहते हैं, जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसको कहते हैं आकारिक जनसांख्यिकी। जबकि सामाजिक जनसांख्यिकी में हम क्या पढ़ते हैं, जनसंख्या के समाज व आर्थिक और राजनीतिक पक्षों के बारे में विचार किया जाता है। इसमें हम जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों के बारे में अध्ययन करते हैं सामाजिक जनसांख्यिकी में। क्लियर है। जनसांख्यिकी के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। ठीक है, पहला क्या है आकारिक, जिसमें हम जनसंख्या के आकार के बारे में अध्ययन करते हैं, और दूसरा हो गया सामाजिक जनसांख्यिकी, जिसमें हम जनसंख्या के समाज के बारे में, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, अब आता है जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। देखिए, एक समाजशास्त्री थे थॉमस रॉबर्ट माल्थस, इनका एक सिद्धांत है जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। जनसंख्या, इनका जो सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि जनसंख्या जो है वो ज्योमेट्रिक अनुपात में बढ़ती है, जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32। ज्योमेट्री के रूप में जो है कि मतलब बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि 2 का गुना 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16, 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32। आने की ये क्या गुणज में बढ़ रहा है। ठीक है, जबकि वहीं खाद्य सामग्री, ये जनसंख्या बढ़ रहा है इतनी तेजी से, जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ती है, 2, 4, 8, 16, 32। क्लियर है। जबकि खाद्य उत्पादन यानी कि जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उसका जो वृद्धि होता है वो गणितीय समांतर रूप में होता है। ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। देखिए, इसमें जो वृद्धि है वो धीमी दर से हो रहा है, जबकि इसमें वृद्धि जो है वो काफी तेजी दर से हो रहा है। अगर जनसंख्या ज्यादा तेजी से बढ़ेगा और उसी हिसाब से अगर हमारे यहाँ पे संसाधन नहीं बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में असंतुलन पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो वही अगला पॉइंट है, इससे जनसंख्या व खाद्य सामग्री के बीच में क्या हो जाएगा, असंतुलन पैदा हो जाएगा। इनका कहना है कि अगर जनसंख्या तेजी से बढ़ता है
और उत्पादन जो है, खाद्य उत्पादन जो है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ता जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, खाद्य सामग्री का असंतुलन पैदा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए समृद्धि बढ़ाने के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए। इनका कहना है जनसंख्या को क्या करो, रोको, कंट्रोल करो, उसको बढ़ने, ज्यादा मत बढ़ने दो। जितने जिस हिसाब से हमारा जो है कि अगर हम वृद्धि करना चाहते हैं, अगर हम बढ़ना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा और खाद्य उत्पादक जो है उसके हिसाब से ही जनसंख्या को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, किसने कहा ये बात, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। ठीक है, क्लियर है। अब इन्होंने कहा कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के दो उपाय हैं। ठीक है, जनसंख्या को नियंत्रित करने की बात कह दिया ना इन्होंने अपने सिद्धांत में कि अगर हमें क्या करना है, विकास करना है, तो जनसंख्या को क्या करना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा। और जनसंख्या को नियंत्रित करने के बारे में इन्होंने कहा है कि दो प्रकार से हम जनसंख्या को क्या कर सकते हैं, जो है कि नियंत्रित कर सकते हैं। पहला तो हो गया एक आपका प्राकृतिक उपाय हो गया। ठीक है, प्राकृतिक का मतलब जैसे कि अकाल पड़ जाए तो लोग मर जाते हैं, भूकंप आएगा तो भी लोग मरेंगे, बाढ़ आएगा तो भी लोग होते हैं, युद्ध में, महामारी में, जैसे अभी कोरोना आया था। ठीक है, बहुत सारे लोग निपट लिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक निरोध। मतलब जनसंख्या कंट्रोल अपने आप ही हो जाता है, नियंत्रित अपने आप ही हो जाता है प्राकृतिक आपदाओं से। ठीक है, दूसरा आता है कृत्रिम निरोध। कृत्रिम निरोध में क्या होगा, कृत्रिम निरोध में क्या होगा कि हम जानबूझ करके क्या करेंगे, जनसंख्या को नियंत्रित करेंगे। मनुष्य खुद क्या करेगा, जनसंख्या को नियंत्रित करेगा। जैसे कि बड़ी उम्र में विवाह करना, अगर ज्यादा उम्र में विवाह करेगा तो कम बच्चे होंगे उसके। ठीक है, यौन संयम रखना। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, निरोध का प्रयोग करना। जैसे अब तो बहुत सारे जो है कि सेफ्टी आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी जो है टैबलेट आ गया, कोपोटी है और नसबंदी है। ये सभी चीजें जो होती है ये सब किस में आते हैं, कृत्रिम निरोध में आते हैं। क्लियर है। तो हम इन सब चीजों का पालन करके क्या कर सकते हैं, जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा किसका कहना है, माल्थस का। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि जितनी तेजी से अगर जनसंख्या बढ़ती है उतनी तेजी से हमारे उत्पादन नहीं बढ़ता, खाद्य उत्पादन नहीं बढ़ता, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, जनसंख्या में और खाद्य उत्पादन में क्या हो जाता है, असंतुलन पैदा हो जाता है। असंतुलन पैदा ना हो और हमारा समृद्धि भी होता रहे, इसके लिए हमें जो है कि नियंत्रित करना चाहिए जनसंख्या को। जनसंख्या नियंत्रण के लिए इन्होंने दो उपाय बताए, एक तो हो गया प्राकृतिक और एक हो गया कृत्रिम। प्राकृतिक में क्या हुआ, भूकंप, बाढ़, युद्ध, महामारी, ये सारी चीजें आ गई। कृत्रिम में आ जाता है बड़ी उम्र में विवाह करना, यौन संयम रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, निरोध का प्रयोग करना। ठीक है, बहुत सारी जो और भी चीजें हैं उन सब का प्रयोग करके जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। क्लियर है, आगे बढ़े। उसके बाद हुआ माल्थस के सिद्धांत का विरोध हुआ। कहते हैं कि माल्थस ने जो बात कही है कि जनसंख्या को नियंत्रित करके ही सिर्फ विकास होता है, तो ऐसा नहीं है। उनका कुछ जो उदारवादी और मार्क्सवादी लोग हैं उनका कहना है कि आर्थिक समृद्धि जनसंख्या समृद्धि से अधिक हो सकती है, जैसा कि यूरोप के देशों में हुआ है। गरीबी व भूखमरी जनसंख्या वृद्धि के बजाय आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण फैलती है। इनका कहना है उदारवादियों का और मार्क्सवादियों का कि जो जो आर्थिक जो है ना असमानता जो पैदा होता है, संसाधनों का असमानता जो पैदा होता है वो वितरण के कारण होता है, ना कि जनसंख्या के कारण। जो आर्थिक संसाधन है वो हमारे सभी के पास एक समान उपलब्ध नहीं है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, जनसंख्या में और उत्पादन में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। यूरोप के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे भूखमरी और गरीबी के बावजूद भी वृद्धि कर है, समृद्धि हुआ है उनका। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने जो समाजवादी और उदारवादी और जो मार्क्सवादी है लोग, उनका ये बात कहना था। तो उन्होंने क्या करा है, माल्थस के सिद्धांत का क्या करा है, विरोध करा है। क्लियर है, समझ आया। आगे देखिए, अब आती है बात जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का। जनसंख्या संक्रमण क्या होता है, जनसंख्या संक्रमण का मतलब है जनसंख्या कब बढ़ता है, घटता है, इन सब चीजों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो आर्थिक विकास के सभी
जो स्तर है सभी स्तरों से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। जनसंख्या समृद्धि के 3 बुनियादी चरण होते हैं। 3 बुनियादी चरण कौन कौन से होते हैं वो समझते हैं। देखिए आता है, बात करें हम पहले चरण की, तो समाज में जनसंख्या वृद्धि का कम होना, क्योंकि समाज तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही दरें बहुत ऊंची होती है। देखिए प्रारंभ में क्या होता है, किसी भी समाज के अंदर जब तकनीक नहीं होता है, जब इतना ज्यादा जो मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती है, ठीक है, लोग शिक्षित नहीं होते हैं, ठीक है, और महामारी और इन सब चीजों का कोई इलाज नहीं होता, तो क्या होता है, लोग मरते भी बहुत ज्यादा है, यानी कि मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा होती है और जन्म दर भी बहुत ज्यादा होती है। जन्म दर ज्यादा होता है, लोग शिक्षित नहीं है इस वजह से, ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो होती हैं जिनका यूज करके हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, वो सब चीजों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है, ठीक है, तो जन्म दर भी बहुत होता है, मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जनसंख्या समाज के अंदर ना जनसंख्या बहुत या तो कम होता है या बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरा चरण आता है, दूसरे चरण को अगर हम बात करें तो जनसंख्या विस्फोट संक्रमण होता है इसमें, यानी कि अचानक से बहुत ज्यादा जनसंख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है इसमें। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समाज पिछड़ी व्यवस्था से उन्नत व्यवस्था की तरफ जाता है। इस दौरान जनसंख्या वृद्धि में काफी तेजी से मतलब बहुत ज्यादा ऊंची हो जाती है। जैसे देखिए मान लीजिए कि जन्म दर काफी तेज था और मृत्यु दर भी ज्यादा था, लेकिन क्या हुआ, हॉस्पिटल और स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से क्या हुआ, मृत्यु दर कंट्रोल हो गया और जन्म दर तो बढ़ ही रहा था, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, जन्म दर बढ़ रहा है और मृत्यु दर कम हो जाएगा, तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अचानक बढ़ जाएगी। तो इसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट। तो ऐसे को क्या कहेंगे, दूसरे चरण में क्या आ गया कि जब उन्नत व्यवस्था जो अब पिछड़ी जो व्यवस्था है उसमें जब उन्नत व्यवस्था आ जाती है, यानी कि जब उसमें तकनीकी सुधार हो जाता है, हॉस्पिटल आ जाता है और बहुत सारी जो सुविधाएं आ जाती है, जिसकी वजह से क्या मृत्यु दर और जो कि कम हो जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, अचानक से जनसंख्या बढ़ जाएगा, ठीक है, इसे जनसंख्या विस्फोट संक्रमण कहते हैं। क्लियर है। अगला आता है तीसरा चरण। तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो विकसित समाज में जनसंख्या वृद्धि दर नीचे रहती है। देखिए जो विकसित समाज होगा ना, वहां पे जनसंख्या क्या हुआ, जनसंख्या दर नीचा रहता है, क्योंकि ऐसे समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, समाज पढ़ा लिखा होगा, ठीक है, समाज में जो कि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होगी, शिक्षा का स्तर भी काफी अच्छा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मृत्यु दर भी कम हो जाता है और जन्म दर भी कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि देखोगे जो शिक्षित लोग होते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बच्चे करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि इनको सिर्फ हमें पैदा करके छोड़ना नहीं है, ठीक है, हमें इनको एजुकेशन भी देना है, इनके लिए जो कि मतलब आगे फ्यूचर भी देखना है इनका, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, वो कम से कम जनसंख्या करते हैं, 1 या 2, उससे ज्यादा नहीं करना पसंद करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है, जो मतलब विकसित अर्थव्यवस्था होती है, समझदारी है, ठीक है, अवेयर है लोग, तो उस वजह से क्या हो जाता है, तीसरे चरण में जनसंख्या काफी कम हो जाती है। क्लियर है, समझ आया। तो जनसंख्या का संक्रमण का सिद्धांत कितने हैं, 3। पहले चरण में क्या होता है, पहले चरण में जनसंख्या कम होती है क्योंकि इसमें मृत्यु दर भी ज्यादा होता है और जन्म दर भी ज्यादा होता है। दूसरे चरण में क्या होता है, विस्फोटक संक्रमण होता है, इसमें क्या होता है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था से उन्नत व्यवस्था की तरफ आते हैं और इसमें क्या हो जाएगा, अचानक से जो हॉस्पिटल और जो कि मतलब बहुत सारी सुविधाएं आ जाने की वजह से क्या हुआ, मृत्यु दर अचानक से कम हो जाएगा और जो जन्म दर चालू रहेगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अचानक से जो जनसंख्या वृद्धि होती है। तीसरे चरण में क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि जनसंख्या जो है यहाँ पे विकसित समाज हो जाता है, जिसमें क्या है कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी आ जाता है, लोग जागरूक भी हो जाते हैं, पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं, ठीक है, शिक्षित होते हैं, तो वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचते हैं और इसलिए वो जनसंख्या कम रखते हैं, बच्चों की जनसंख्या क्या है, कम रखते हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या कम हो जाती है। ऐसे ज्यादातर जो है कि विकसित समाज में देखने को मिलता है। क्लियर है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं जन्म दर क्या होता है। देखिए एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। यानी 1000 लोगों पर जितने बच्चे पैदा होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जन्म दर कहा जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि 300 बच्चे पैदा हुए, तो ये क्या हो गया, जन्म दर हो जाएगा आपका, ठीक है।
मृत्यु दर क्या होता है, क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मृत व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। यानी कि 1000 लोग रह रहे थे इस एरिया में और उसमें से एक साल में 45 लोग मर गए, तो ये हो जाएगा मृत्यु दर। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है प्रतिस्थापन स्तर क्या होता है। प्रतिस्थापन स्तर यह एक ऐसी अवस्था होती है जब जितने बुजुर्ग लोग मरते हैं उनका खाली स्थान भरने के लिए उतने ही नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब एक की जगह को दूसरा जो है कोई और आकर के उसकी जगह को क्या ले लेता है, उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है। तो जब एक व्यक्ति मरा और उसकी जगह पे एक बच्चा आ गया तो उसकी जगह पे क्या है, बुजुर्ग की जगह पे बच्चे ने ले लिया, तो इसे कहेंगे प्रतिस्थापन स्तर। ठीक है, जब किस यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें क्या है, जो बुजुर्ग लोग जितने लोग मरते हैं उनके जगह पे जो खाली जगह हुआ है उस जगह पे बच्चे आ जाते हैं, पैदा हो जाते हैं उतने। ठीक है, भारत में केरल की कुल प्रजनन दरें वास्तव में प्रतिस्थापन स्तर के नीचे है, यानी कि जितने लोग मरते हैं उससे कम ही बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में प्रजनन दरें समानांतर बराबर है, जितने लोग मरते हैं उसके हिसाब से उतने ही बच्चे पैदा होते हैं। जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रतिस्थापन स्तर से जो है जन्म दर प्रतिस्थापन स्तर काफी ऊंचा है, मतलब बुजुर्ग मर कम रहे हैं लेकिन बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। इसमें सबसे जो बड़ा जो रीजन है वो है अशिक्षा। ठीक है, बिहार में आज भी लगभग 68 या के करीबन जो है मतलब साक्षरता दर है। ठीक है, तो जहां पर लोग जागरूक नहीं होंगे ना तो वहां पे क्या होगा, जन्म दर जो है वो बढ़ा ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन दर से ऊंची दर कहते हैं इसको। ठीक है, इस विभिन्नता के पीछे शिक्षा तथा जागरूकता के स्तरों का क्या है, वृद्धि होना या अथवा ना होना है। जहां पर शिक्षा और जागरूकता अच्छा होगा, ठीक है, वहां पर क्या होगा, प्रतिस्थापन दर को प्राप्त कर लेंगे। और जहां पर ये शिक्षित लोग नहीं होंगे, जागरूक लोग नहीं होंगे, वहां पे प्रजनन दर ज्यादा होगी। ठीक है, केरल हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जो विकसित जो देश होता है ना उसके जो है प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त कर लिया है। मतलब यहाँ पर लोग जो है कि मतलब उतने ही लगभग जितने बुजुर्ग मरते हैं उतने ही बच्चे पैदा होते हैं और इससे क्या है, जनसंख्या काफी नियंत्रित रहती है। ठीक है, केरल में शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। वहाँ पे शिक्षित लोगों का जो संख्या है वो लोग शिक्षित जो लोग हैं लगभग 94 या 95% से अबव ही है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं प्रजनन दर क्या होता है। ठीक है, देखिए बच्चा पैदा कर सकने की आयु को जो 15 से 49 वर्ष की जो स्त्रियां की इकाई के पीछे जीवित बच्चे जन्मे बच्चों की संख्या। देखिए प्रजनन दर क्या होता है, 14 से 49 वर्ष की जो स्त्रियां होती है, जो बच्चे पैदा करने का जो उम्र है ये 15 से 49 वर्ष है। ठीक है, जितने लोग जितने बच्चे पैदा कर पाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रजनन दर कहते हैं। ठीक है, जीवित बच्चों की जनसंख्या जो होती है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर क्या होता है, 1000 बच्चे पैदा हुए और उन 1000 बच्चों में कितने बच्चे एक साल के अंदर अंदर मर जाते हैं। ठीक है, पहले ही वर्ष में कितने बच्चे मर जाते हैं, उनको कहा जाता है शिशु मृत्यु दर। जैसे मान लीजिए कि 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से 100 बच्चे अगर एक साल के अंदर अंदर मर जाते हैं तो इसे क्या कहेंगे, हमारा शिशु मृत्यु दर कितना है, 100। लेकिन कहीं कहीं पे 200 से भी ज्यादा है। ठीक है, मात्र मृत्यु दर क्या है, 1000 शिशु जन्मे पर जन्म देकर मरने वाली महिलाओं की संख्या, यानी कि वो महिलाएं जो बच्चा देने के बाद मर जाती हैं, यानी कि 1000 महिलाएं जो बच्चा दी उनमें से कितनी महिलाएं मर जाती है उसे क्या कहते हैं, मातृ मृत्यु दर कहते हैं। क्लियर है। अगला आता है लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात में क्या होता है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल में है, सबसे कम हरियाणा और चंडीगढ़ और पंजाब में है। ठीक है, तो लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ है, केरल में है। यहाँ पे जो है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 900
केरल में जो लिंगानुपात है वो 1084 है, ठीक है। जबकि पूरे देश की अगर हम बात करें तो 943 943 के करीबन जो है प्रति हजार, यानी कि केरल में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा है। 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं हैं, जबकि अन्य देश के और भागों में अगर हम एवरेज देखेंगे तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, ठीक है। हरियाणा में कम है, 800 समथिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे है पराश्रित अनुपात। देखिए, पराश्रित का मतलब होता है दूसरे पर आश्रित रहना। जनसंख्या का वह अनुपात जो जीवन यापन के लिए कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित है, यानी कि कार्यशील जनसंख्या क्या होता है, जो 15 से 64 वर्ष तक के लिए होते हैं, आयु के लोग होते हैं, ठीक है। इसमें बच्चे व बुजुर्ग आश्रित होते हैं। देखिए, बच्चे क्या होते हैं और बुजुर्ग क्या होते हैं, ये काम नहीं करते हैं, ये जॉब नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, ये दूसरे पर आश्रित होते हैं। जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप पे आश्रित होते हैं, और जो बुजुर्ग होते हैं वो अपने बच्चों पर आश्रित होते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, पराश्रित अनुपात कहते हैं। क्लियर है, पराश्रित अनुपात समझ में आया। पराश्रित का मतलब होता है वे लोग जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, दूसरों पे क्या करते हैं, जीवन यापन के लिए निर्भर करते हैं। जैसे जो बुजुर्ग होते हैं वो अपने बच्चों पर निर्भर करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप पर निर्भर करते हैं, अपने पेरेंट्स पर निर्भर करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बढ़ता हुआ पराश्रित अनुपात यह उन देशों के लिए चिंता का विषय बन जाता है जहां जनता बुढ़ापे की समस्या से जूझ रही होती है, क्योंकि वहां आश्रित की संख्या बढ़ जाती है और जिसकी वजह से कार्यशील आयु के लोगों पर बोझ बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो 25 साल का है, ठीक है, इसके ऊपर इसके माँ बाप का होगा, ठीक है, पेरेंट्स का प्रेशर होगा। अगर यही जब 35 साल का हो जाएगा, ठीक है, तो इसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, और 2 माँ बाप हो गए और एक वाइफ हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इसे कितने लोगों का जो है कि मतलब भरण पोषण करना पड़ेगा, 2 एक 3 और 2 5 लोगों का, ठीक है। अपना तो करेगा ही करेगा। तो ऐसे में क्या हो जाता है, जहां पर बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, और अगर आने वाले फ्यूचर में अगर मान लेते हैं कि अगर एक व्यक्ति है उसके ऊपर अगर उसके माँ बाप का प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, और अपने बच्चों का, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जो कार्यशील जो जनसंख्या होता है उस पर क्या हो जाता है, प्रेशर ज्यादा पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो बढ़ता हुआ पराश्रित अनुपात है वो चिंता का कारण बन जाता है, ठीक है, चिंता का क्या है, कारण बन जाता है। जबकि गिरता हुआ पराश्रित अनुपात जो होता है वो काफी लाभांश देता है, इसे लाभांश कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, बुजुर्गों की संख्या कम होगा, यह आर्थिक समृद्धि और समृद्धि का स्रोत बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्यशील लोगों का अनुपात काम न करने वालों की संख्या से अधिक होता है। इन्हें जनसंख्या लाभांश भी कहते हैं। मान लीजिए कि काम करने वाले लोग 5 है और इन पे आश्रित लोगों की संख्या जो है वो 3 है, ठीक है। 3 लोग और 5 लोग काम कर रहे हो, 3 लोग इस पे आश्रित, तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जनसंख्या जो है पूरे अगर देश की अगर बात करें तो कमाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए और उन पर आश्रित लोगों की संख्या कम होनी चाहिए, ठीक है। तो पराश्रित अनुपात लाभांश कब बन जाता है, जब आश्रित लोगों की संख्या कम होती है, ठीक है, और कमाने वालों की संख्या ज्यादा होती है, कार्यशील जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे कह रहा है भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर। जन्म दर एक ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक परिघटना है जिसमें परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति से आता है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुल प्रजनन दरें काफी कम है, ठीक है, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में प्रजनन दर काफी ऊंची है। यहाँ पे अशिक्षा और जो कि मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं भी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रजनन दरें, जागरूकता भी लोगों में नहीं है। तो इन सब की वजह से क्या है, वहाँ कुछ जगहों पे प्रजनन दर काफी ज्यादा है, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है। जबकि पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इनमें प्रजनन दरें काफी कम है, मतलब लगभग बराबर ही होते हैं, जितने लोग मरते हैं उतने ही लोग लगभग पैदा होते हैं, ठीक है। आगे बात करें अगर हम भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना, तो
अधिकांश भारतीय युवा अवस्था में है। हमारे देश को अभी युवा देश कहा जाता है, ठीक है, हमारे देश के अंदर क्या है, युवा देश कहा जाता है। केरल ने विकसित देशों की आयु संरचना की स्थिति को प्राप्त कर ली है। उत्तर प्रदेश युवा वर्ग का अनुपात सबसे अधिक है वहां, तथा बुजुर्गों का सबसे कम है। यूपी में युवा सबसे ज्यादा है और बुजुर्ग सबसे कम है, ठीक है, यानी कि बुजुर्ग और युवा का अनुपात सबसे कम कहाँ है, तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश में। जबकि केरल ने क्या कर लिया, विकसित देशों की आयु संरचना को प्राप्त कर लिया है। जितने लोग मरेंगे उससे भी कम लोग ही यहाँ पे पैदा होते हैं, ठीक है। केरल काफी चीजों में आगे है, साक्षरता दर में भी आगे है, ठीक है, लिंगानुपात में आगे है, शिशु मृत्यु दर में भी आगे है, मतलब शिशु मृत्यु दर कम होती है यहाँ, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है वहाँ की, ठीक है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं और जागरूक लोग ज्यादा है, ठीक है। आगे देखिए, स्त्री पुरुष अनुपात। स्त्री पुरुष अनुपात का मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। कुल भारत की अगर हम बात करें तो भारत में औसतन स्त्रियों की संख्या कितनी है, 943 के करीबन है, ठीक है। जबकि केरल की अगर हम बात करें तो कितना था, 1084 आउट ऑफ 1000। 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं, वहां पे महिलाओं की संख्या ज्यादा है, ठीक है। भारत में स्त्री पुरुष अनुपात गिरता रहा है। इसका कारण है लिंग विशेष का गर्भपात। अगर क्या होता है, लिंग का जांच पहले करवा लेते हैं, लड़का है या लड़की। अगर लड़की होता था तो क्या हो जाता है, कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, बालिका को शिशु की हत्या कर दी जाती है। बाल विवाह, जिसकी वजह से क्या होता है, ज्यादातर जो है कि बाल विवाह होने की वजह से क्या होता है, डेथ जल्दी हो जाता है लड़कियों की, ठीक है। अगर मैच्योरिटी नहीं है, अगर शरीर परिपक्व नहीं होगा तो बीमार पड़ जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां उनको लग जाती है और जल्दी उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पौष्टिक भोजन ना मिलना, बहुत से ऐसे भी होते हैं कि मतलब पौष्टिक भोजन ना मिलने की वजह से भी क्या होता है, बीमारी लग जाती है और बीमारी के बाद डेथ हो जाती है। देश की विभिन्न हिस्सों में स्त्री पुरुष अनुपात भिन्न भिन्न है। केरल राज्य में सबसे अधिक है, जबकि हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में सबसे कम है। क्लियर है स्त्री पुरुष अनुपात। अगला देखिए, हकदारी की पूर्ति का अभाव। हकदारी की पूर्ति क्या होता है, जिसका हम मांग करते हैं, जिस चीज पे हमारा हक होता है उसका अभाव होना, उसकी पूर्ति का अभाव होना, ठीक है। अमर्त्य सेन एवं अनेक वैज्ञानिकों ने दर्शाया है कि अकाल अनाज के उत्पादन में गिरावट आने के कारण ही नहीं पड़ते। यानी जो अकाल आता है वो सिर्फ इसलिए नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ मतलब बारिश नहीं हुआ या अकाल पड़ गया उस वजह से अकाल आया, बल्कि अकाल तब भी पड़ता है जब व्यक्तियों के पास अनाज या भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त आर्थिक शक्ति ना हो। अर्थात अकाल तब भी पड़ता है जब लोग अपने भोजन को किसी तरह से प्राप्त करने में सक्षम ना हो। यानी कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है और मार्केट में है, अनाज है मार्केट में, लेकिन हम उसको खरीद नहीं सकते, तब भी क्या होगा, अकाल आएगा। ये किनका कहना है, अमर्त्य सेन और अन्य जो कई विद्वान हुए उनका ये कहना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, हमें अपने देश के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है ताकि अपने जीवन यापन के जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सके, ठीक है। इसमें सुधार करने के लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा नाम का कार्यक्रम चलाया है, जिसमें 100 दिन के रोजगार की तो गारंटी दिया ही गया है कि कम से कम 100 दिन आपको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और ये रोजगार तब मिलेगा जब आप आवेदन करो। अगर आपके पास पैसे नहीं, आप आवेदन करोगे तो आपको रोजगार 15 दिन के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। अगर 15 दिन में अगर आपको काम नहीं मिलता है तो रोजगार भत्ता मिलेगा, रोजगार भत्ता, ठीक है। तो रोजगार भत्ता मिलेगा अगर काम नहीं मिलता है तो। वैसे तो ज्यादातर काम मिल ही जाता है, ठीक है, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ये काम किया जाता है, ठीक है। तो ये अधिनियम किस लिए चलाया गया था, ताकि लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, ताकि वो अपने आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। क्लियर है, आगे बढ़े। अब बात आती है साक्षरता की। देखिए साक्षरता क्या है, साक्षरता शक्ति संपन्न होने का साधन है। क्या है, शक्ति संपन्न होने का साधन है। साक्षरता अर्थव्यवस्था में सुधार, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, कल्याण कार्यों में सहभागिता बढ़ाती है,
केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है, वहीं बिहार राज्य में काफी जो है कि मतलब काफी पिछड़ा हुआ है शिक्षा में। ठीक है, अनुसूचित जाति व जनजातियों में साक्षरता दर और भी नीचे है। देखिए, जो जनजातीय प्रजाति के लोग हैं वो शिक्षा से अछूते हैं, वो उनके पास अभी वो शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन जो चल रहा है वो उनके पास अभी भी बहुत कम मात्रा में पहुंचता है, मतलब काफी उनको जो है स्ट्रगल करना पड़ रहा है इन साक्षरता के लिए। ठीक है, बिहार भी काफी पीछे है शिक्षा के मामले में। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। तो केरल जो है वो सबसे ज्यादा साक्षरता के साथ में नंबर 1 पे आता है, वहां पे ज्यादातर लोग पढ़े लिखे ही हैं। ठीक है, 94 या 96 के करीबन वहां पे साक्षरता दर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या था? राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम इसलिए शुरू किया गया ताकि जनसंख्या समृद्धि को या जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। इसमें पुरुषों का नसबंदी, महिलाओं में नलिकाबंदी करने का तथा अन्य उपायों को अपना करके जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। सरकार इसके प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। सरकार बहुत सारे ऐसे जो कि मतलब नारे देती हैं, जैसे कि हम दो हमारे दो। ठीक है, और बहुत सारे जो है कि मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें क्या है, लिंग को मतलब एक जो लिंगानुपात है उसको क्या करा जा रहा है, बराबर लाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो राष्ट्रीय परिवार नियोजन का क्या मतलब है, इसमें जो है कि मतलब मुख्य रूप से यही ध्यान रखना है कि परिवार नियोजन का मतलब है हम दो हमारे दो, यानी कि हम जनसंख्या को नियंत्रित करें, इस तरीके से करें ताकि हमारा जो बुढ़ापे में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा ना हो, यानी कि 2 लोग बुजुर्ग होंगे तो उसके जगह पे 2 उनके बच्चे भी हों। ठीक है, तो इस स्थिति से क्या होगा कि हमारा जो जनसंख्या है वो नियंत्रित भी हो जाएगा और हम क्या पालेंगे, प्रतिस्थापन स्तर को पालेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन स्तर का मतलब है ना कि जितने लोग मरते हैं उतने ही बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत देखा होगा आपने कि कई जगहों पे जो है मतलब कॉपर्टी का माला करके टैबलेट आता है, उन सब चीजों के बारे में आंगनबाड़ी में इसको बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जिनको जो मतलब जिनकी शादियां होती है उनको आंगनबाड़ी में बुलाया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है कि हमें ज्यादा बच्चे नहीं करना है। ठीक है, जो बच्चे हैं 2 बच्चे करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनको जो कि मतलब ज्यादा एजुकेशन दो। ठीक है, उनका विकास करो, उनका जो कि उनके लिए जो भी चीजें आप कर सको, क्योंकि ज्यादा बच्चे होते हैं तो आप उनको सही तरीके से कोई भी काम नहीं करवा सकते, ना उनको आप एजुकेशन दिलवा पाओगे, ना उनका विकास कर पाओगे, ना उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा पाओगे। ठीक है, तो इसलिए राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया है। ठीक है, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए, अब बात करेंगे भारत की 15वीं जनगणना 2021 में 2011 में हुआ था। 16वीं जो होना था वो 2021 में, 10 साल में एक बार होता है, 2021 में होना था, लेकिन लॉकडाउन हो गया कोरोना की वजह से नहीं हुआ। ठीक है, तो 2011 के आंकड़ों के ऊपर एक बार हम नजर डालते हैं। देखिए, स्त्री पुरुष अनुपात भारत में कितना है, 943 प्रति हजार, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं की संख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या है और सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो सिक्किम है। ठीक है, अधिक मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे महिलाएं बच्चा पैदा करने के बाद बहुत ज्यादा उनकी डेथ होती है। ठीक है, न्यूनतम मातृत्व मृत्यु वाला जो राज्य है वो क्या है, केरल। केरल का मैंने बताया था काफी आगे है हर एक चीज में। ठीक है, सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश। यहाँ पे बच्चों की जो है कि मृत्यु ज्यादा होता है मध्य प्रदेश में, और महिलाएं जो बच्चा पैदा करती है, माँ होती है, उनकी जो है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मणिपुर। यहाँ पे बच्चों की जो कि मृत्यु बहुत कम होती है। साक्षरता दर पुरुष का कितना है, 80.9% और महिलाओं का कितना है, 64.6%। ये है साक्षरता दर। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा। क्लियर है? तो ये था हमारा पहला चैप्टर, जनसांख्यिकी। ठीक है, क्लियर है? ओके।